डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आत्मकथ्य। सबसे पहले हम इस अध्याय के बारे में, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किन परिस्थितियों में लिखा है, जिससे कि हमें इनकी व्याख्या के पहले उनका संदर्भ और प्रसंग समझ में आ जाता है और पाठ को पढ़ने में, समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले तो ये पाठ लिखा है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी है। अब हम पढ़ते हैं परिस्थितियां क्या थी। मुंशी प्रेमचंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके संपादन में एक पत्रिका निकलती थी, हंस। इस हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। आत्मकथा समझते हैं, जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में, जीवन का वृतांत पढ़ता है, जीवन का वृतांत बताता है कि हम ऐसे ऐसे हमारा बचपन गुजरा, हमने अपनी युवावस्था में यह किया, ये समस्याएं, ये कठिनाई, ये सहयोग, ये धोखा हमें मिला। आप लोगों ने कई सारी फिल्म देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी, जिनमें आत्मकथा का वर्णन किया हुआ है। जिसमें एक फेमस मूवी आप लोगों ने देखी होगी, MS धोनी की। तो आत्मकथा में यह बताते हैं, जो भी अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कि हमारे जीवन में किन किन परिस्थितियों से हमारा सामना हुआ, हमें क्या सुख मिले, क्या दुख मिले, जिनसे लोगों को एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिलती है। तो जब ये विशेषांक आत्मकथा का निकलने लगा, तो जो हमारे कवि थे जयशंकर प्रसाद जी, इनके मित्रों ने भी उनसे बहुत आग्रह किया कि आपको भी अपनी आत्मकथा निकालना चाहिए। जब बहुत ज्यादा आग्रह करने लगे, तो उन सबको समझाने के लिए कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता हूं, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी, आत्मकथ्य, जो हंस के विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो इनमें हमारे कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी यह बताते हैं कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। एक एक करके हम समझेंगे, शब्दार्थ भी समझेंगे, भावार्थ भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सॉरी, मधुप। मधुप माने भंवरा। यहां कवि इस भंवरे को मन रूपी भंवरा कहता है। गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप माने भंवरा। जिस प्रकार की कोई भंवरा गुनगुनाता हुआ, भंवरे की आप लोगों ने गुंजन सुना होगा, भंवरे की गुंजन यानी भंवरे का गुनगुनाना। तो भंवरा जो गुनगुनाता रहता है, तो कवि यह कहता है कि जिस प्रकार भंवरा गुनगुनाकर अपनी कहानी नहीं कहता है, भंवरे की गुनगुनाहट से उसकी कहानी प्रदर्शित नहीं होती, ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी कहानी सुना रहा है। तो कवि, अच्छा इसके आगे और एक लाइन, फिर दोनों को मिला के पढ़ते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घनी माने बहुत ज्यादा, अधिक। अब इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ समझ नहीं आता है, इनको हम कवि से जोड़कर समझते हैं। कवि ये कहता है, श्री जयशंकर प्रसाद जी यह कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भंवरा अपनी कहानी नहीं कहता है, उस प्रकार हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख ही दुख हैं। जिस प्रकार एक घने पेड़ की पत्तियां जब मुरझाकर गिर जाती हैं, तो वो पेड़ ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। जब वो हरा भरा पेड़ होता है तो बहुत सुख कर प्रतीत होता है, लेकिन जब मुरझा कर गिर जाती हैं उसकी पत्तियां, तो वो खड़ा ठूठ बड़ा अटपटा सा लगता है। तो यहाँ हमारे कवि
जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा अपनी कहानी नहीं कहना चाहता है, अपना जीवन वृतांत, अपनी आत्मकथा नहीं कहना चाहता है। क्यों नहीं कहना चाहता है? क्योंकि मेरे जीवन वृक्ष की पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, क्योंकि मेरे जीवन में अत्यंत दुख ही दुख है। तो इन दो पंक्तियों का भावार्थ क्या कह रहा है? इन दो पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा अपनी कहानी यानी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, क्योंकि मेरे जीवन में अत्यंत दुख ही दुख हैं। मेरे जीवन की जो पत्तियां हैं, जो सुख रूपी पत्तियां हैं, वो सब मुरझाकर गिर चुकी हैं। माने जीवन में, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, इसलिए मैं अपनी कहानी नहीं कहना चाहता हूं, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली दो लाइनें। इस गंभीर, गंभीर माने गहरे, अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा माने अनंत फैला आकाश, अनंत माने इसका कोई अंत ना हो, अनंत आकाश, अनंत नीले आसमान, नीलिमा मतलब नीले आसमान में असंख्य जीवन इतिहास, जीवन इतिहास अर्थात समझते हैं लोगों के जीवन के बहुत सारे वृतांत हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, अर्थात जिस प्रकार की इस गहरे नीले आसमान में असंख्य तारे हैं, उसी प्रकार से इस गहरे नीले आकाश के नीचे अनंत लोग हैं जिनके जीवन के अनंत वृतांत हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन वृतांत हैं। और जब ये अपना वृतांत लिखते हैं, यह लो माने लोग, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, मलिन माने मैला गंदा और उपहास माने मजाक, अर्थात इस गहरे नीले आसमान के नीचे असंख्य लोग हैं जो अपना जीवन वृतांत लिखते हैं, लेकिन यह लोग जब अपना जीवन वृतांत लिखते हैं तो सिर्फ अपना ही गंदा मजाक उड़वाते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गहरे नीले अनंत आकाश के नीचे असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन वृतांत लिखे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, और यह आत्मकथा लिखने के बाद यह लोग अपना मजाक ही उड़वाते हैं। मतलब लोग उनके जीवन वृतांत में जो घटनाएं होती हैं उनका मजाक ही उड़ाते हैं, गंदा मजाक उड़ाते हैं, उस पर व्यंग कसते हैं, छींटे कसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और इतना सब हो जाने के बाद भी तब भी कहते हो अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, वो कहता है, कवि कहते हैं कि तुम इतना सब जानते हुए भी कि जो लोग अपना जीवन वृतांत लिखते हैं, लोग उनके जीवन वृतांत का गंदा मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद भी वो पूछता है अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से कि तब भी कहते हो, तुम तब भी अब इतना सब जानते हुए भी मुझसे कह रहे हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी, मैं अपने जीवन के उन दुर्बल क्षणों को, अपनी कमजोरियों को क्या बखान करूं? क्योंकि मैं जब अपनी कमजोरियों को अपनी आत्मकथा में बखान करूंगा तो लोग क्या करेंगे? हमारा उपहास उड़ाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तुम तब भी चाहते हो कि मैं अपनी जीवन व्यथा बताऊं, मैं अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करूं? क्या तुम सुनकर सुख पाओगे? क्या तुम्हें यह सुनकर, जब मेरी आत्मकथा तुम पढ़ोगे तो तुम्हें यह सुनकर, यह जानकर के अच्छा लगेगा? जब तुम्हें लगेगा कि यह गागर रीति, यह घड़ा सुखों से, रीति माने खाली है, इस घड़े में, इस जीवन में दुख ही दुख हैं, यह जीवन जो हमारा है यानी हमारे जीवन रूपी गागर है, यह कैसी है? सुखों से रीति है, सुखों से खाली है, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। और किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो निश्चित है कि जब दिखेगा कि हमारे जीवन में पहले सुख थे लेकिन वो खाली हो गए, यानी वो दुखों में बदल गए, तो निश्चित है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने दुख दिया होगा। तो वो अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कहता है कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और तुम ये देखोगे कि यह मेरा यह जीवन सुखों से खाली हो गया है, तो ऐसा ना हो कि उन खाली करने वालों में तुम्हारा भी नाम आ जाए।
जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और ऐसे लोगों के बारे में लिखूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिए हैं या जिनकी वजह से मेरे जीवन में सुख आते आते रह गए, तो ऐसा ना हो कि तुम ही लोग निकल जाओ वो खाली करने वाले, तुम ही लोगों का नाम उस लिस्ट में आ जाए जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इस जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको धोखा देते हैं और धोखा देकर अपना सुख कर लेते हैं, आपका नुकसान कर देते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिले होंगे और मिलेंगे भी कि जो लोग आपका नुकसान करके अपना फायदा कर लेते हैं। तो कवि कहता है अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और तुम यह देखोगे कि यह गागर सुखों से रीति है, तो ऐसा ना हो कि उन खाली करने वालों में तुम्हारा ही नाम शामिल हो जाए और तब तुम्हें ऐसा लगे, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहां से? इस गागर से रस लेकर अपने गागर को भरने वाले। मतलब ऐसा ना हो कि तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओ और तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम ही वह हो जिन्होंने मेरी गागर में से रस लेकर अपना भर लिया है, यानी मेरे सुख लेकर वो खुद सुखी हो गए हैं। मित्रों से, रिश्तेदारों से जो उससे बार बार आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं, तो कवि क्या कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि लोग अपना मजाक उड़ाते हैं, अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों का बखान करूं, अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने प्रदर्शित करूं। क्या तुम्हें यह सुनकर अच्छा लगेगा? जब तुम यह देखोगे कि मेरा शरीर सुखों से खाली हो गया है, मेरे शरीर में, मेरी कथा में, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं, मेरा जीवन सुखों से खाली हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और उन लोगों के बारे में वर्णन करूं जिन लोगों की वजह से मेरे जीवन में दुख ही दुख आए हैं, तो ऐसा ना हो कि उन लोगों में तुम्हारा ही नाम निकले और तुम फिर अपने को यह समझ लो, शायद तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिन्होंने मेरे जीवन से सुख लेकर अपने जीवन में सुख भर लिया है। आगे, यह विडंबना, यह बड़ी समस्या हो गई है मेरे सामने। यह विडंबना अरि सरलते, सरलते माने अपने सरल जीवन की बात कर रहे हैं। जो हमारा सादा सा जीवन रहा है, यही विडंबना है मेरे सामने, यही मुश्किल है, यही समस्या है कि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूं तो मैं अपने ही साधारण जीवन की, अपने सरल जीवन की, जो मैंने अभी तक जिया है, उस जीवन की हंसी उड़ाना पड़े। जब मैं अपने, यहां देखिए व्यंग मलिनोपहास, जब मैं अपने जीवन के बारे में लिखूंगा तो जीवन में हर प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो कवि ये कहता है कि मेरे सामने यह और एक समस्या है कि अपनी सरल सी जीवन की, क्या मैं आत्मकथा लिखकर मैं अपने जीवन की हंसी उड़वाना नहीं चाहता हूं। यह मेरी विडंबना है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं अपने सरल जीवन की हंसी उड़वाऊंगा। भूलें अपनी, भूलें, भूल जाना नहीं, भूलें मैंने अपने जीवन में क्या भूलें करी हैं। निश्चित होता है हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिन पर हम बाद में पछताते हैं कि यार हमने ये गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा कर लेते तो हमें ज्यादा फायदा होता, ऐसा कर लेते तो हमें ये दुख प्राप्त नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखवाऊंगा, तो जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो सबसे पहले मैं अपने सरल जीवन की हंसी उड़वाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी भूलें लिखूंगा या दूसरों के धोखे लिखूंगा। यह जीवन हर प्रकार की चीजों से भरा हुआ होता है, कई गलतियां हम भी करते हैं, हमें कई लोगों से धोखा मिलता है, क्योंकि कवि कहता है कि उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो दुख जीवन में अपने आप नहीं आते, उस दुख में या तो अपनी भूलें शामिल होती हैं या दूसरों के द्वारा लिए हुए धोखे शामिल होते हैं। तो कवि ये कहता है कि जब वो अपनी आत्मकथा लिखेगा तो सबसे पहले तो अपने सरल जीवन की हंसी उड़वाएगा, फिर वो अपनी भूलें लिखेगा या दूसरों के धोखे लोगों को दिखाएगा। आत्मकथा जब लोग पढ़ेंगे तो लोगों को उसके जीवन के बारे में पता चलेगा, तो उसके जीवन में क्या क्या है। सबसे पहले तो वो अपनी सरल से जीवन की, जब वो आत्मकथा लिखेगा तो उसके जीवन की सरलता की हंसी उड़ाई जाएगी। फिर वो अगर वो अपनी भूलें लिखेगा या दूसरों के धोखे, तो कभी कहते हैं कि मैं क्या करूं, अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूं तो मैं अपने सरल जीवन की हंसी उड़वाऊंगा, फिर मैं अपनी भूलें लिखूं या दूसरों के द्वारा धोखे को लोगों के सामने प्रदर्शित करूं। तो मैं क्या करूं, अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन की हंसी उड़वाऊं या दूसरों की अपनी भूलें
या दूसरों के द्वारा मिले हुए धोखे को मैं लोगों को दिखाऊं। अब देखिए इन लाइनों को, ये लाइनें बहुत पूछी जाती हैं, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पहले यहां से देखेंगे हम, ये 4 लाइनों का एक ग्रुप और अगली 4 लाइनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इनमें प्रश्न भी बनते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अभी हमने ऊपर के पार्ट में, ऊपर की लाइनों में हमने ये देखा कि कवि कहता है कि उसके जीवन में दुख ही दुख हैं, भूलें भी उसने की हैं, लोगों ने धोखे भी दिए हैं, उसका सुख लेकर अपनी गागर भर ली है, उसकी गागर रीति है। लेकिन यहाँ इन कुछ लाइन में कवि ये बताते हैं कि उनके जीवन में केवल दुख ही दुख नहीं थे, उनके जीवन में कुछ क्षण, कुछ समय ऐसा भी था जब उनके जीवन में भी सुख थे। तो उन सुखों की बातें करते हुए वो कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, सुख भरी कहानी कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अर्थात कवि ये कहते हैं कि दुख, ना तो मैं अपना दुख बताना चाहता हूं और ना ही मैं अपने उन सुख भरी मधुर चांदनी रातों की, उन सुख भरी रातों की मैं अपनी कथा भी लोगों के सामने नहीं बताना चाहता हूं। जब मेरा जीवन सुखों से भरपूर था और मैं अपने जीवन में भी सुखमय था, खिलखिलाकर हंसना, जब मेरे जीवन में सुख था और मेरे जीवन में सुख होने के कारण जब मैं खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मैं अपने जीवन के उन सुखपूर्ण क्षणों की, जब मैंने प्रसन्नता का अनुभव किया था, मैं उन सुखपूर्ण क्षणों की, उन मधुर चांदनी सुखमय रातों की भी उज्जवल गाथा यानी सुख भरी कथा कहना नहीं चाहता हूं। कैसे गाऊं, कैसे बताऊं लोगों को, ना तो मैं अपना दुख दिखाना चाहता हूं और ना ही अपना सुख। मैं अपने सुख भरे दिनों की बातें भी लोगों के सामने नहीं बताना चाहता हूं। मिला कहां हुआ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया और आलिंगन में आते आते मुस्के आकर जो भाग गया। मिला कहां हुआ सुख, मतलब कभी ये कहता है कि जो हमारे सुख भरे क्षण थे वो इतने कम समय के लिए थे कि पूरी तरह से हम उन सुख भरे क्षणों का एहसास ही नहीं कर पाए। मिला कहां हुआ सुख का अर्थ, उसने जो अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो उन्होंने ये लगा था कि हम ये काम करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा, तो थोड़े समय के लिए तो सुख रहा लेकिन लंबे समय के लिए वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार की हम बहुत अच्छा सपना देखते हैं, सपने में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जैसे ही सपना टूट जाता है तो हम दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट कर आते हैं, फिर हमें लगता है यार हमने बड़ा अच्छा सपना देखा था। तो कवि भी कहते हैं कि उनके जीवन में वो जो सुख था वो इतना क्षणिक था कि उन्हें ऐसा लगा जैसे हम सुख भरा सपना देखकर जाग गए हों और सुख उसी तरह से उनके जीवन में चला गया जैसे सपना टूटता है तो वो हमारा सुखद सपना समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जीवन में हमारे पास इतने कम समय के लिए सुख आया कि ऐसा लग रहा है कि मुझे वह सुख मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देख रहा था और मेरे जागते ही वो सपना टूट गया। आलिंगन में आते आते, आलिंगन मतलब बाहों में आते आते मुस्के आकर जो भाग गया। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति पास में आ रहा हो, लग रहा हो कि हम उसे बाहों में भर लेंगे और बाहों में आते आते वो दूर भाग जाता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो सुख था वो इतने क्षणिक समय के लिए था, इतने कम समय के लिए था कि उस जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि मैं उस सुख को अपने बाहों में ले लूं और वो सुख मुझसे दूर चला गया। इसलिए मैं अपने उन सुख भरे क्षणों की भी बातें, गाथा दूसरे लोगों को बताना नहीं चाहता हूं। आगे कौन सा सुख उसके जीवन में था जिसके बारे में वो बताना नहीं चाहता है। बहुत ध्यान से, ये 2 लाइनें अलग, ये 2 लाइनें अलग, क्वेश्चंस बनेंगे इनमें से। जिसके अरुण कपोलों, अरुण कपोलों अर्थात लाल लाल गाल, कपोल यानी गाल, अरुण यानी लाल लाल। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी, अनुरागनी यानी प्रेम भरी, उषा यानी सुबह, लेती थी निज सुहाग
सुहाग का अर्थ होता है सुंदरता या लालिमा। मधु माया माने मधुर। इन दो लाइनों का अर्थ है यहां वो अपनी प्रेयसी, अपनी प्रिया, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, यहां ये चीज क्लियर नहीं है। तो वो यह कहता है कि जब वो अपनी प्रिया के साथ उन छोटे क्षणों में, उन कम समयांतराल के लिए जब उसके जीवन में सुख था, जब वो अपनी प्रेमिका के साथ, प्रिया के साथ रहता था, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके लाल लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागने उषा, जब वो उसके साथ रहता था तो उसको ऐसा लगता था कि सुबह सुबह जो लालिमा रहती है, आप लोगों ने सूर्योदय देखा होगा, तो जो आसमान में लालिमा रहती है, तो उसको यह लगता था कि ये जो सुबह की प्रेम भरी जो सुबह है, जब वो अपनी प्रिया के साथ समय बिताता था, जब जिन कुछ दिनों के लिए उसकी प्रेमिका, उसकी प्रिया उसके साथ थी, तब कभी ये कहता है कि मुझे जब मैं सुबह सुबह देखता था, सुबह की लालिमा देखता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सुबह की लालिमा है, वो लालिमा भी उसकी प्रिया के लाल लाल गालों से उस सुबह ने प्राप्त की है। यानी जो सुबह है वो उसकी प्रिया के लाल लाल गालों से लालिमा लेकर, उस आसमान में जो लालिमा दिखाई दे रही है वो उसके प्रिया के लाल लाल गालों से ही ली गई है। देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी जो सुबह, जो प्रेम भरी सुबह इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, वो सुंदरता, वो लालिमा उसने किससे प्राप्त की है? उसकी प्रेमिका के लाल लाल गालों से। मतलब उस समय उसके जीवन में इतना सुख, इतनी मधुरता थी कि सब कुछ उसे प्रेममय दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि सुबह की भी जो लालिमा है वो उसकी प्रेमिका से प्राप्त हुई है, प्रेमिका के लाल लाल गालों से प्राप्त हुई है। अर्थात उसके जीवन में वही सुख के क्षण थे जब वो अपनी प्रेमिका के साथ था। इन दो लाइनों को समझिए, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। अर्थात जिस प्रकार की कोई पथिक माने राहगीर अपने रास्ते में जाने के लिए रास्ते का संबल, यानी रास्ते में थक जाएगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो कुछ भोजन लेकर जाता है कि हम भोजन खा लेंगे, फिर वो एनर्जी मिल जाएगी तो हम रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते हैं कभी, उसकी स्मृति, किसकी स्मृति? उन मधुर क्षणों की जब वो अपनी प्रिया अर्थात अपनी प्रेमिका के साथ था। यहां देखिए, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, अर्थात उसको लगा कि ये सुख उसके जीवन में रहेगा, लेकिन वो सुख भी उसके जीवन को छोड़कर चला गया। अर्थात उसकी प्रेमिका उसके साथ कुछ समय के लिए ही रही और उसके बाद वो चली गई। तो इसलिए उसकी जो सुखद स्मृतियां हैं, पाथेय, पाथेय अर्थात रास्ते का संबल, चाहे भोजन हो सकता है, अगर राहगीर जा रहा है तो उसके लिए रास्ते का संबल उसका भोजन हो सकता है। तो थके पथिक, थके पथिक माने जब वो राहगीर थक जाता है तो एनर्जी कहाँ से लेता है? पाथेय यानी रास्ते के भोजन से। उसी प्रकार कवि क्या कहते हैं, उसकी स्मृति, किसकी स्मृति? अपने सुख भरे क्षणों की, अपनी प्रिया की स्मृति ही इस हमारे दुख भरे रास्ते का संबल है। हमारे जीवन में जो दुख ही दुख हैं, उन दुख भरे जीवन को हम किसके सहारे काट रहे हैं? अपने सुख भरे क्षणों की स्मृति से, अपने उन सुखों से जिसका स्वप्न देखकर वो जाग गया, जो थोड़े समय के लिए उसके जीवन में सुख थे, जो उसके आलिंगन में बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गए। अर्थात उन कुछ क्षणों को याद करके ही वो अपना दुख भरा जीवन बिता रहे हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी, क्योंकि ये लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाथेय से क्या तात्पर्य है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है से क्या तात्पर्य है? अर्थात कवि के सुख भरे, थोड़े से सुख भरे जीवन के जो क्षण हैं, उन क्षणों की याद कर करके ही वो अपना दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, जिस प्रकार किसी के पास अपने रजाई देखी होगी, रजाई में अंदर कपास भरा होता है, रुई भरी होती है, जब उसकी सिलाई खोली जाती है तो अंदर जो भी सामान भरा होता है वो निकल आता है। तो वो ये कहते हैं कि आप जब बार बार मुझसे ये कह रहे हो कि अपनी आत्मकथा लिखो, तो जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी तो अपन जैसे हिंदी में मुहावरा बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातों को कहना।
तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे का मतलब यही है कि क्यों मेरी पुरानी बातें निकाल रहे हो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। जब तुम आत्मकथा लिखवाओगे तो निश्चित है कि मैं अपना सुख भी लिखूंगा, जो मेरा थोड़ा सा सुख है, लेकिन वो जब सुख चला गया था तो मेरे जीवन में जो असीम दुख आया था, वह अपने उन दुख भरे क्षणों को फिर दोबारा से उधेड़ कर देखना नहीं चाहता है। जिस प्रकार हम कोई रजाई या कोई गद्दा उधेड़ कर देखते हैं तो उसके अंदर जो भरा होता है, रुई भरी होगी, हो सकता है पुराने कपड़े भरे हों, जो भी कुछ भरा होता है उल्टा सीधा, वो सब कुछ छुपा हुआ है अभी उस सिलाई के अंदर। और जब उस सिलाई को हम उधेड़ेंगे तो अंदर से जो मटेरियल बाहर निकल कर आएगा, अर्थात अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो कभी अपने दुख भरी या उन सुख भरे छोटे से क्षणों की जो उसकी जिनकी स्मृति उसके जीवन को चलाने के लिए पाथे एक सिंबल बनी हुई है, एक एनर्जी का सोर्स बनी हुई है, एक संबल बनी हुई है, तो कभी नहीं चाहता है कि हम अपनी आत्मकथा के द्वारा अपनी उन पुरानी बातों को उखाड़ें, उन पुरानी बातों की चर्चा करें। सीवन को उधेड़ने से यही तात्पर्य है कि कभी अपने पुराने जीवन की जो बातें हैं उनको दोबारा से नहीं कहना चाहता है, उनको गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता है। अपनी उस सिलाई को जिसमें वो दुख अपना छुपाए हुए है, वो उनको दोबारा उधेड़ कर नहीं देखना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, यह जीवन अभी इतना विशाल नहीं है जिसकी मैं बड़ी बड़ी गाथाएं लिख सकूं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। जब आत्मकथा लिखी जाएगी तो आत्मकथा में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया जाएगा। मेरे जीवन में ऐसा कहने लायक कुछ है ही नहीं, मेरा छोटा सा जीवन है और इसमें मैं बड़ी कथा नहीं लिख सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा वृतांत नहीं लिख सकता हूँ, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता हूँ। क्या है अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? यह अच्छा नहीं होगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं और लोगों की जीवन की आत्मकथाएं और लोगों की आत्मकथाएं पढ़ता रहूं, लोगों की आत्मकथाएं सुनता रहूं और मैं अपनी आत्मकथा ना कहूं? मौन रहूं का मतलब मैं अपने बारे में कुछ ना बताऊं। ठीक है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, भला करोगे। देखिए, आत्मकथा लिखने का उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं और हम उनसे निपट के कैसे आगे बढ़े हैं, हमने प्रोग्रेस करी है, हमने तरक्की करी है, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि भाई इन्होंने आगे बढ़ने के लिए ये दुख झेले और उसके बाद इन्होंने ये जीवन में आगे बढ़ के उन्नति प्राप्त करी, तो उनसे लोगों का मोटिवेशन होता है, लोग प्रेरित होते हैं। तो वो ये कहता है अपने मित्रों से जो उससे जिद कर रहे थे कि आत्मकथा लिखो, कि भाई मेरी भोली भाली आत्मकथा जिसमें दुख ही दुख है, लोगों के लिए प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है, ऐसी मेरी आत्मकथा सुनकर या लिखवा कर तुम लोगों का क्या भला करोगे, अर्थात किसी का कोई भला नहीं होगा। क्योंकि मेरे जीवन में कुछ प्रेरणादायक, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल है ही नहीं, तो फिर मेरी आत्मकथा को, मेरी भोली भाली सादा सी आत्मकथा को लिखकर या सुनकर तुम लोगों का क्या भला करोगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मैंने अपनी व्यथा, समस्याओं को, दुखों को, कष्टों को बिल्कुल इतने पुराने हो गए हैं कि मैंने उनको ऐसे थक कर सोया, मतलब मेरी आत्मकथा को मैंने अपने अंदर सुला लिया है और अभी उन सब चीजों को बताने का समय नहीं है, अभी समय भी नहीं है। से वो तात्पर्य कवि का ये कहता है, कवि का ये है कि मैंने अपने जीवन में अभी ऐसा कुछ प्राप्त नहीं किया है, मेरे जीवन में ऐसी उपलब्धियां, ऐसी अचीवमेंट्स अभी नहीं है कि मैं उनको अभी अपनी आत्मकथा में लिखूं। और जो मेरी व्यथा है, मेरे कष्ट हैं, मैंने उनको अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, सुला दिया है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मैं अपनी उस व्यथा को मौन रखना चाहता हूं, अर्थात उनको दूसरों को सुनाना नहीं चाहता हूं। और जब मेरे जीवन में कुछ उपलब्धियां आ जाएंगी जिनसे लोगों का भला हो सकेगा, लोग प्रेरित हो सकेंगे, तब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा। तो अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है। तो इस प्रकार इस पाठ में जयशंकर प्रसाद जी ने यह बताया है कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करिए और समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए।
जिन लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पाठ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर आप बताएं। अगले अंक में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज पर भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।